नमस्कार दोस्तों, मैं सीए विमल शर्मा इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे और सुरक्षित भी होंगे। दोस्तों, आज हम काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट को लेकर के आए हैं इस वीडियो में और वो सब्जेक्ट है हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर के। क्या हमें हेल्थ इंश्योरेंस की ज़रूरत होती है, हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है और कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने से पहले किन पॉइंट्स के ऊपर ध्यान दिया जाना ज़रूरी है। दोस्तों, आप सभी को पता है कि वर्तमान में जिस तरीके से लाइफ स्टाइल चेंज हो चुका है, जिस तरीके से पॉल्यूशन का लेवल है और नई नई बीमारियां भी काफ़ी आ रही है, तो हॉस्पिटलाइजेशन के बढ़ते खर्चों को अगर हम देखें तो हमें कहीं ये डर लगता है कि कहीं हमारी जो सेविंग्स हैं उनके ऊपर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना आए, कहीं ऐसा ना हो कि हम कोई इलाज कराएं, हम कोई सर्जरी करवाएं और पता लगे कि हमारी जो भी सेविंग्स थी वो भी पूरी स्पेंड हो गई और हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग जो है वो भी काफ़ी हद तक गड़बड़ा गई। तो फाइनेंशियल प्लानिंग को बिल्कुल साउंड रखने के लिए अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग में हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को हम हमेशा रिकमेंड करते हैं। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के बाद में आपको हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी भी जल्दी ही ले लेनी चाहिए। जब आपकी जॉब लग जाए, आप इंडिपेंडेंट हो जाएं, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाएं, तो आपको लाइफ इंश्योरेंस प्लान लेने के बाद में तुरंत ही हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लेना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि एक अनसर्टेनिटी के प्रति आप अवेयर रहेंगे, आपकी प्लानिंग काफ़ी मजबूत रहेगी और आपका खर्चा जो होगा एक तरीके से सीमित हो गया है। आपने सपोज मान लीजिए जो भी प्लान लिया उसमें, जैसे आप अगर सिंगल हैं तो आपने सिंगल प्लान लिया है, अगर आप फैमिली के साथ में है तो आपने फ्लॉटर प्लान लिया है, फैमिली का प्लान लिया है, तो इससे क्या होगा कि आपके प्रीमियम का जो अमाउंट होगा वो एक फिक्स हो गया। हर साल का एक अमाउंट जो होगा वो डिसाइडेड हो गया। सपोज मान लीजिए आपका 15,000 का प्रीमियम डिसाइड हुआ, तो आपको पता है कि अगर कोई अनसर्टेनिटी होगी तो मुझे मेरी कंपनी पेमेंट करेगी, या तो रिम्बर्समेंट करेगी या फिर कैशलेस पेमेंट करेगी। आपकी जो लाइबिलिटी है वो 15,000 रुपये तक फिक्स होगी। इससे आप एक तरीके से पॉजिटिव एनर्जी के साथ में काम करेंगे, एक तरीके से आपके मन में एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि अब मैं एक तरीके से सिक्योर हूँ। अगर कुछ भी अनसर्टेनिटी होती है तो मेरी इंश्योरेंस कंपनी हॉस्पिटलाइजेशन के खर्चे वही मुझे रिम्बर्स करेगी, वही उसको बियर करेगी। तो हमने ये जाना कि इंश्योरेंस पॉलिसी, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी क्या होती है और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी क्यों लेनी चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे कि कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लेने के पहले हमें किन किन पॉइंट्स के ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों, कोई भी कंपनी का प्लान लेने से पहले हमें ये देखना चाहिए कि हमारी लोकेलिटी में जो अच्छे हॉस्पिटल्स हैं उनके साथ में उस कंपनी का टाई अप है क्या, उस कंपनी के जो नेटवर्क हॉस्पिटल हैं तो हमारे एरिया में जो अच्छे हॉस्पिटल है क्या उसके नेटवर्क की लिस्ट में शामिल है क्या। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। पता चले कि जिस एरिया में हम रह रहे हैं वहाँ पे कोई अच्छे हॉस्पिटल उसकी कवरेज में नहीं है, या कवरेज के जो हॉस्पिटल वो काफ़ी दूर हैं, जो हम जो है इलाज के लिए काफ़ी दूर जाना पड़े, तो ये एक तरीके से नहीं होना चाहिए। तो हमें पहला पॉइंट ये कंसिडर करना चाहिए कि जो भी कंपनी का प्लान हम लेते हैं उसके नेटवर्क हॉस्पिटल अच्छे होने चाहिए और अपनी लोकेलिटी में होने चाहिए। दूसरा, हमें ये देखना चाहिए कि उस प्लान में कौन कौन सी डिजीज़ को कवर किया हुआ है और कौन कौन सी डिजीज़ को किस किस स्टेज तक कवर किया हुआ है। और ये जो डॉक्यूमेंट होता है इसको हमें केयरफुली रीड करना चाहिए और हमारे भी अगर कोई एग्जिस्टिंग डिजीज़ हो तो उसको भी बिल्कुल ईमानदारी से डिस्क्लोज करना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि पॉलिसी होल्डर का जो क्लेम होता है वो रिजेक्ट इसलिए भी हो जाता है कि जब वो पॉलिसी लेता है तब वो अपनी जो स्वास्थ्य की कंडीशन है, हो सकता है कि उसको कोई डायबिटीज़ का प्रॉब्लम हो, हार्ट का प्रॉब्लम हो या फिर प्री एक्सिस्टिंग डिजीज़ उसको हो, वो उसने डिस्क्लोज ना की हो, और उसके बाद में जब क्लेम आता है तो पता लगे कि उसने जो है प्रॉपर डिस्क्लोजर नहीं किया था, उस वजह से उसका क्लेम रिजेक्ट हुआ है। तो ऐसी गलती हमें नहीं करनी चाहिए। जो भी हमारी वर्तमान में जो डिजीज़ हैं वो हमें कंपनी को बताना चाहिए कि साहब हमारा करंट में ये डिजीज़ है हमारे। उससे क्या होता है कि डिस्क्लोजर प्रॉपर चला जाता है। हाँ ठीक है, कुछ प्रीमियम का अमाउंट हमारा जरूर बढ़ जाएगा लेकिन क्लेम के टाइम पे हमें दिक्कतें नहीं आएगी। तो ये हमें देखना चाहिए कि डिजीज़ क्या क्या कवर्ड है। कई बार क्या होता है कि कुछ एक्सक्लूजन के पार्ट्स भी उसमें होते हैं, कुछ स्टेज के पार्ट्स भी होते हैं। सपोज मान लीजिए आपने क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी लिया, उसमें 40 इलनेस ही कवर्ड है, तो हमें रीड करना चाहिए कि वो जो 40 इलनेस है वो कौन कौन सी इलनेस है। कोई प्लान होते हैं जिसमें 64 इलनेस कवर्ड होती है, तो हमें देखना चाहिए कि वो इलनेस जो है कौन कौन सी बीमारियां कवर्ड है और किस स्टेज तक कवर्ड है। फॉर एग्जांपल अगर कैंसर की बात करें तो कुछ पॉलिसीज जो होती है वो सिर्फ फर्स्ट स्टेज के कैंसर में ही रिम्बर्समेंट करती है, फाइनल स्टेज या लास्ट स्टेज पे वो कोई तरह का रिम्बर्समेंट नहीं करती। इसी तरीके से हार्ट में होता है कि जो पहला
मतलब हार्ट अटैक होता है वहाँ तक कवर करते हैं, उसके बाद का कवर नहीं करते। तो ये भी हमें देखना होता है कि कौन कौन से डिजीज़ कवर कर रहे हैं और किस स्टेज तक वो कवर कर रहे हैं। उसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट होता है ध्यान देने लायक, वो होता है डे केयर फैसिलिटी का। कई बार क्या होता है कि कोई छोटे सर्जरी होती है, छोटे जो इलाज होते हैं, जैसे कैटरेक्ट का ऑपरेशन, मोतियाबिंद का ऑपरेशन है, उसमें हमें हॉस्पिटल में 24 आवर्स एडमिट नहीं होना पड़ता। हम जाते हैं, डॉक्टर ऑपरेशन करता है, थोड़ी देर बाद हमें फ्री कर देता है। तो हमें ये भी देखना चाहिए कि जो हम पॉलिसी ले रहे हैं उसमें डे केयर फैसिलिटी में कौन कौन सी बीमारियां शामिल है और डे केयर के उसमें क्या क्या प्लान दे रखे हैं, क्या क्या पॉलिसी डे केयर को लेकर के है, तो ये भी हमें देखना चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन के खर्चे किस तरीके से कंपनी बेयर करेगी। जैसे ऐसा होता है कि कई बार कोई आदमी हॉस्पिटल में एडमिट होने के पहले भी डायग्नोसिस कराता है, एमआरआई कराता है, सीटी स्कैन कराता है, फिर घर पे कुछ दिन इलाज लेता है, अपने लोकल डॉक्टर से वो कंसल्ट करता है, उसका इलाज लेता है, फिर वो अगर ठीक नहीं होता है फिर उसके बाद में हॉस्पिटलाइज होता है। अच्छा, हॉस्पिटलाइजेशन में उसका पूरा ट्रीटमेंट होने के बाद में जब उसको घर भेजा जाता है तो उसके बाद में भी दवाइयों का खर्चा उसका रहता है, उसके बाद में भी उसको डायग्नोस करना रहता है, जांचें करवानी पड़ती है। तो ये हमें देखना चाहिए कि प्री और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन में क्या कवर दे रही है। अलग अलग कंपनियों के अलग प्लान होते हैं। कुछ कंपनियां 30 डेज प्री हॉस्पिटलाइजेशन देती है, यानी कि हॉस्पिटलाइज जब कोई बंदा होता है उसके 30 डेज बिफोर तक के जो भी खर्चे हैं, ट्रीटमेंट के हैं, डायग्नोसिस के हैं, एम्बुलेंस के हैं, दवाइयों के हैं, वो सारे खर्चे वो अपनी पॉलिसी के अकॉर्डिंग रिम्बर्स करती है। और हॉस्पिटलाइजेशन होने के बाद में भी 60 डेज 90 डेज अलग अलग कंपनी के अलग अलग प्लान्स के अकॉर्डिंग वो हमें रिम्बर्स करते हैं। तो जितना ज़्यादा हॉस्पिटलाइजेशन प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन का पीरियड होगा वही पॉलिसी उतनी ही ज़्यादा अच्छी होती है। तो हमें ये भी देखना चाहिए कि प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन का पीरियड कितना कितना है। उसके बाद में देखना चाहिए कि वेटिंग पीरियड जो है, प्री एक्सिस्टिंग डिजीज का वेटिंग पीरियड कंपनी ने कितना दे रखा है। हो सकता है कोई बंदा पॉलिसी होल्डर जो हो सकता है कोई बंदा जो पॉलिसी लेना चाहे उसको पॉलिसी लेने के टाइम पे ही डायबिटीज़ का प्रॉब्लम हो, पॉलिसी लेने के टाइम पे ही उसको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हो, शुगर का प्रॉब्लम हो। तो इन सब के ऊपर जो आगे जो फ्यूचर में जो ट्रीटमेंट होने वाला है तो उनको कंपनी कब कवर करेगी ये भी देखने वाली बात होती है। कुछ कंपनियों में 3 साल का वेटिंग पीरियड होता है, कुछ कंपनी में 2 साल का होता है, कुछ में ज़्यादा होता है। तो हमें ये ध्यान देना चाहिए कि जिस कंपनी में प्री एक्सिस्टिंग डिजीज का जितना कम वेटिंग पीरियड होगा वही पॉलिसी हमारे लिए कंपेरेटिवली ज़्यादा अच्छी रहेगी। उसके बाद हमें देखना चाहिए कि जो हम प्लान ले रहे हैं उसके ऊपर रूम रेंट के क्या कैप लगे हुए हैं। रूम रेंट से मतलब होता है कि हम अगर हॉस्पिटलाइज होते हैं तो वहाँ पे कौन सा रूम हमें लेना होगा, वो हमारे फाइनेंशियल स्टेटस के ऊपर और आसपास की जो लोकेलिटी है वहाँ पे जो हॉस्पिटल्स के रूम वगैरह हैं उनमें क्या चार्जेस हैं उसके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए। उसको ध्यान में रखते हुए हमें प्लान करना चाहिए। और हमारा इसमें ये सजेशन रहता है कि हमें वो पॉलिसी लेनी चाहिए जिसमें रूम रेंट की कैप ना हो। कुछ कुछ कंपनियों के प्लान ऐसे भी होते हैं जिनमें रूम रेंट का प्लान नहीं होता। क्योंकि देखिए इसमें क्या होता है कि सपोज मान लीजिए आपने 2000 रुपये का रूम रेंट का प्लान लिया और हो सकता है कि जब कोई बंदा हॉस्पिटलाइज हो उस टाइम उस हॉस्पिटल में 2000 रुपये वाला रूम अवेलेबल ना हो, 4000 रुपये वाला रूम अवेलेबल हो। तो जब उसको हॉस्पिटलाइज किया गया, 4000 वाले रूम में उसको एडमिट किया गया, तो उसकी जो भी सर्जरी के खर्चे होंगे उसमें 50% कट होने के बाद में ही उनको पेमेंट किया जाएगा। तो ये हमें देखना चाहिए कि रूम रेंट की कैप क्या है और हो सके तो रूम रेंट की कैप ना हो तो ज़्यादा बेटर है। उसके बाद में हमें ये भी एक देखना चाहिए पॉइंट कि अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट क्या वो पॉलिसी या वो कंपनी कवर कर रही है क्या। आजकल आयुर्वेद है, होम्योपैथी है, यूनानी है, इनका भी काफ़ी प्रचलन चल रहा है। तो कई लोग आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेकर के भी ठीक होना चाह रहे हैं। तो हमें ये भी देखना चाहिए कि क्या जो हम प्लान ले रहे हैं वो अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट की जो थेरेपीज़ हैं उनको भी कवर कर रहा है क्या। उसके बाद हमें देखना चाहिए कि कोपे के क्या रूल्स हैं। कई बार क्या होता है कि कंपनी कोपे का एक प्रोविजन उसमें डालती है पॉलिसी में कि अगर जितना भी इलाज का खर्चा होगा उसका 10% है, 25% वाटेवर जो भी पॉलिसी में मेंशन होगा वो पॉलिसी होल्डर ही बियर करेगा। तो सपोज मान लीजिए किसी ने 5 लाख रुपए की पॉलिसी कराई, खर्चा 3 लाख रुपए का हुआ, तो उस केस में हमें जो इंश्योरेंस कंपनी होगी वो 2,70,000 रुपये ही रिम्बर्स करेगी या उसका ही कैशलेस करेगी, क्योंकि 3 लाख का 10% 30,000 रुपये कोपे के रूल के अकॉर्डिंग हमें ही देने थे। तो वो हमें देखना चाहिए कि कोपे के क्या रूल हैं। जहाँ तक कोशिश हो कोपे वाला अगर वहाँ पे रूल ना हो तो ही ज़्यादा बेटर है। उसके बाद में हमें देखनी चाहिए कि रिन्यूअल की एज क्या है और ये कोशिश करनी चाहिए कि जब हम पॉलिसी ले रहे हैं तो उसी कंपनी का प्लान लें जिस कंपनी में काफ़ी लंबे टाइम तक रिन्यूअल की एज मतलब जब तक
काफ़ी लंबे टाइम तक रिन्यूअल की एज चलते रहे। सपोज मान लीजिए कोई बंदा 35 साल की एज में या 30 साल की एज में अगर अगर हेल्थ इंश्योरेंस ले रहा है तो कोशिश करनी चाहिए कि जब तक 80-85 साल 90 साल तक का अपना लाइफ हो तब तक वो रिन्यू होता रहे, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि अभी तो मान लीजिए हम यंग है, हमारी इम्यूनिटी अच्छी है, लेकिन जब जब हमारी ओल्ड एज आएगी तो हम हो सकता है कि नई नई बीमारियों से ग्रसित हो जाए। तो अगर हमारा प्लान रिन्यू होता रहेगा तो उसका बेनिफिट हमें आगे मिलता रहेगा। एक हमें ये भी देखना चाहिए कि इसमें नो क्लेम बोनस का क्या प्रोविजन है। अधिकतर क्या होता है कि सरकारी कंपनियां नो क्लेम बोनस जिस साल में होता है तो उसकी एवज में हमें बेनिफिट ये देती है कि हमारा प्रीमियम जो होता है उसमें हमें डिस्काउंट कर देते हैं। लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि हमें प्रीमियम पे ऊपर डिस्काउंट ना लेकर के हमारा जो कवरेज है वो बढ़ना चाहिए। सपोज मान लीजिए अगर किसी ने किसी साल में कोई क्लेम नहीं लिया तो उस केस में नेक्स्ट ईयर जैसे 5 लाख का प्लान था तो 5% के हिसाब से अगले साल उसी प्रीमियम पे 5,25,000 का हो जाए, फिर अगले साल 5% बढ़े या जो भी एक परसेंटेज हो कंपनी के जिस प्लान के अकॉर्डिंग। तो ये कोशिश करनी चाहिए कि वो प्लान हम लें जिसमें सम एश्योर्ड जो है वो उसमें बढ़ता रहे। उसके बाद में हमें रिस्टोरेशन वाले जो पॉलिसी है उसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। देखिए क्या होता है कि जो सिंगल बंदा होता है वो सिंगल पॉलिसी लेता है और जो फैमिली में होते हैं वो अपना फैमिली फ्लोटर प्लान लेते हैं। इसमें भी हमारी ये एडवाइस होती है कि अगर आप हैं, आपकी वाइफ और आपके बच्चे हैं और अगर आप अपने पेरेंट्स को भी इंक्लूड करना चाह रहे हैं तो आप पेरेंट्स के लिए आप एक सेपरेट पॉलिसी लीजिए। क्योंकि क्या होता है कि ये जो हेल्थ इंश्योरेंस प्लान होते हैं उसमें जो भी एल्डेस्ट पर्सन होता है उसके अकॉर्डिंग ही प्रीमियम की राशि जो होती है वो चार्ज की जाती है, डिसाइड होती है। तो आप अपने पेरेंट्स के लिए सेपरेट पॉलिसी लीजिए और आप अपने लिए जो है फैमिली प्लॉटर प्लान लीजिए। तो रिस्टोरेशन में ये होता है कि जैसे मान लीजिए कोई बंदा बीमार हुआ, 5 लाख का कवर था, उस अकेले बंदे के ऊपर ही 5 लाख रुपए खर्च हो गए उसी साल में। अब साल का जो रिमेनिंग पीरियड बचा उसमें हम उस पॉलिसी को रिस्टोर कर सकते हैं, ताकि हो सकता है कि इसी साल में फैमिली के दूसरे बंदे अगर बीमार रहें तो उनको बेनिफिट मिल सके। तो रिस्टोरेशन के क्या पॉलिसीज़ हैं, क्या रूल है, वो भी हमें उस जो बीमा कंपनी के एग्जीक्यूटिव हैं उनसे डिस्कस कर लेना चाहिए। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर हमें डिस्कस करना चाहिए। अच्छा, इसमें इनकर्ड क्लेम रेशियो जो है वो हमें जरूर देखना चाहिए कि जिस कंपनी का प्लान हम ले रहे हैं उसका इनकर्ड क्लेम रेशियो 60 to 90 के बीच में होना चाहिए। इनकर्ड क्लेम रेशियो से मतलब हमारा ये है कि जो प्रीमियम कंपनी के पास में आता है उस प्रीमियम में से कितना अमाउंट वो कंपनी क्लेम सेटल करने के लिए लगा रही है। जैसे 100 रुपये आए तो उसमें से 60 से 90 रुपये के बीच में अगर किसी कंपनी के हैं, हालांकि देखा तो ये जाता है कि 50 से ऊपर कौन सी कंपनी ला रहा है, लेकिन एडवाइजेबल ये है कि 60 to 90 अगर किसी कंपनी का इनकर्ड क्लेम रेशियो है तो वो ज़्यादा सूटेबल है। 90 से ज़्यादा भी अगर कोई किसी का ये रेशियो आता है तो वो भी गलत हो जाता है, क्योंकि उसमें ये आता है कि अगर कंपनी अपना जितना पैसा आ रहा है उसमें 90 रुपये से ज़्यादा, जैसे 100 रुपये कंपनी के पास में है प्रीमियम के, उसमें 90 रुपये से ज़्यादा अगर वो कंपनी क्लेम सेटल करने में लगा रही है तो फिर उसके पास में खुद के पास में काफ़ी कम अमाउंट बच जाता है। तो एक वो देखने वाली बात होती है। तो इनकर्ड क्लेम रेशियो देखना चाहिए कि 60 to 90 के बीच में रहता है। और ये इनकर्ड क्लेम रेशियो आपको IRDA की जो एनुअल रिपोर्ट्स होती है उसमें हर कंपनी के मिल जाते हैं डिटेल्स। तो दोस्तों ये कुछ हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड कुछ गाइडेंस थी जो हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको दी है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को लेकर के जो भ्रांतियाँ थी शायद वो इस वीडियो देखने के बाद में अब समाप्त हो गई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आप चाहें तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।